हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसएस विद कॉमर्स एंड आप सभी का स्वागत है आपके जानदार बैच में। लास्ट क्लास में हमने जो करा था आपका टेलॉर्जी का, हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हो चुके थे, ठीक है, जिसमें साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट टू ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी इज प्रॉस्पेरिटी। आज हम करने जा रहे हैं टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसमें हमने फर्स्ट जो हमने पढ़ लिया था इसको हम दोबारा से एक बार समझ लेते हैं। क्या है आपका, आपसे कहता है फंक्शनल फॉरमैनशिप। फोरमैन इज द लोएस्ट रैंकिंग मैनेजर एंड द हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर विद होम द वर्कर आर इन फेस टू फेस कॉन्टैक्ट ऑन डेली बेसिस। कहता है फोरमैन का मतलब क्या होता है। फोरमैन इज द लोवेस्ट रैंकिंग, जो जिसकी एक मतलब एक होती है ना, पोस्ट होती है हर कंपनी के अंदर, कोई हाई लेवल पे काम करता है, कोई लो लेवल पे काम करता है। तो आपसे कहते हैं कि फोरमैन क्या है, एक लोवेस्ट रैंकिंग मैनेजर है एंड द हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर, जो एक का होता है लोअर, एक जो मतलब कि मान लेते हैं कंपनी के अंदर तीन बना रखे हैं, एक फर्स्ट फ्लोर मतलब थर्ड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। इधर लेबर बैठती है और इधर मैनेजर बैठता है, इधर एम्प्लॉय, इधर क्या ऑनर बैठता है, मालिक, इधर मालिक बैठता है, इधर आपको मैनेजर, इधर आपको एम्प्लॉय बैठता है, ठीक है। मतलब एम्प्लॉय मतलब कि जो लेबर होती है वो बैठती है। इसमें और इसमें फ़र्क है, आंसर इज यस। तो ये जो है वर्कर, और ये जो ये लोवेस्ट रैंकिंग है, ये हाईएस्ट रैंकिंग है, ये तो ऑनर है। इनका डेली बेसिस पे फेस टू फेस कांटेक्ट थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। डेली फेस टू फेस कांटेक्ट मालिक और एम्प्लॉयज़ का या वर्कर का डेली फेस टू फेस कांटेक्ट थोड़ा कम होता है। टेलर कंसंट्रेटेड ऑन improving the performance of the role of the foreman, identify a list of qualities of a good foreman and found no single person could fit them all. As a result, he suggested the technique of the functional foremanship. इसमें कहा जाता है, तो काम क्या करते थे हम, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसमें टेलॉजी ने कहा कि एक फॉरमैन को ना, टेलॉजी ने कंसंट्रेट करा, उन्होंने क्या करा कि ऑन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द रोल ऑफ द फॉरमैन, जो फॉरमैन जो लेबर्स है ना, मतलब फॉरमैन हम बोलते हैं लेबर्स को, जो लोवेस्ट रैंकिंग होता है। टेलॉजी ने कहा हमने सबसे ज़्यादा पहले कंसंट्रेट करा उनके काम के पर, उनके परफॉर्मेंस पे। हमने उनको काफ़ी चीज़, जो चीज़ गलत कर रहे थे, जो फॉरमैन जो लेबर जो चीज़ गलत कर रहे थे, हमने उनको सिखाया एंड हमने उसको क्या करा, इम्प्रूव करा। बट उसमें ये देखा गया कि हर एम्प्लॉय हर चीज़ में क्या नहीं हो पा रहा है, मतलब कि सही से हर चीज़ को नहीं कर पा रहा है। हाँ, बट उसको एक चीज़ में तो परफेक्शन आ गई है। मान लेते हैं एक मशीन है जिसपे क्या होता है, इधर बिस्किट बनते हैं इसी मशीन में, और उसी मशीन में मान लेते हैं इधर आपके जो रस्क आते हैं, जो रस आते हैं वो बनते हैं। अब देखा लेबर कंपनी ने क्या करा, वो सेम मशीन है, हमने पहले लेबरों को हमने थोड़े बिस्किट्स बना दो, उन्होंने बना दिए। वो जो मैंने रस्क आना, तो रस्क थोड़ा उन्होंने सही से नहीं बनाया, फिर हमने उसको थोड़ा ट्रेनिंग दी, उनको समझाया, बट फिर भी देखा गया कि वो परफेक्शन नहीं आ रही है, बट उनके बिस्किट में बड़ी परफेक्शन आ रही है, बिस्किट्स बड़े अच्छे बना रहे हैं वो, ठीक है, उनमें कोई मिस्टेक नहीं कर रही, पर जो मिस्टेक कर रहे हैं रस्क में कर रहे हैं। फिर टेलॉर्जी ने कहा ये देखा जा रहा है कोई एक सिंगल पर्सन हर चीज़ में फिट नहीं हो सकता। अब ऐसा नहीं कह सकते कि हर एक इंसान हर काम कर लेगा। अगर आज आप भी हो, अगर जैसे आपने भी कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ करी, ये नहीं आप साइंस भी कर लो, आप आर्ट्स भी कर लो, कोई एक स्ट्रीम आप चूज़ कर सकते हो। तो वही आपसे कहता है, इससे देखा गया कि ही सजेस्टेड द टेक्निक ऑफ फंक्शनल फॉरमैनशिप। उन्होंने कहा कि हमारे को करना चाहिए फंक्शनल फॉरमैनशिप करना चाहिए। फंक्शनल फॉरमैनशिप मतलब क्या होता है, काम को डिवाइड कर देना चाहिए। टेलॉर सजेस्टेड द डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इन 2 डिपार्टमेंट्स। उन्होंने कहा हमारे को हमेशा अपनी फैक्ट्री को 2 डिपार्टमेंट्स में बांट देना चाहिए, प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सो अंडर द फैक्ट्री मैनेजर देयर विल बी प्लानिंग इन चार्ज एंड अ प्रोडक्शन चार्ज in charge. Each worker will have to take order from these 8 foremen in the related process. अब क्या होगा, यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कि अब क्या होगा, ये काम दूसरे के पास जाया करेगा, जिसको अच्छे से आता है वो बनाया करेगा, ये सामान रस वो बनाएगा जिसको और अच्छे से आता है, और एक बिस्किट्स वो बनाएगा जिसको बिस्किट्स अच्छे से आते हैं। कहता है क्या है, प्लानिंग इंचार्ज, एक आता है प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस कार्ड क्लर्क टू ड्राफ्ट इंस्ट्रक्शन फॉर दी वर्कर्स। क्या करना, वर्कर प्लानिंग इंचार्ज का काम क्या होता है, कंपनी के अंदर 2 डिपार्टमेंट्स बनेंगे, एक डिपार्टमेंट का नाम होगा प्लानिंग इंचार्ज, दूसरा का होगा प्रोडक्शन इंचार्ज।
ये कंपनी के 2 डिपार्टमेंट्स होंगे। इसका काम क्या होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, और इसका काम क्या होगा, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर टाइमली एक्यूरेट कंप्लीशन द जॉब। इट मीन्स ये रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे, ये उसको फॉलो करेंगे। आया समझ। जो हमारे 2 डिपार्टमेंट्स बने, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग मतलब कि काम किस तरीके से होगा, सोचना, सोचेंगे कौन, प्लानिंग इंचार्ज। काम कब करना है, काम को करना, काम को सब कुछ करना कौन करेंगे, प्रोडक्शन इंचार्ज। जैसे हम इसको दूसरे एग्जाम्पल से देखें कि मैंने आपका, मान लेते हैं आपके एग्जाम्स आने वाले, मैंने आपका टाइम टेबल बना दिया कि आप सुबह इतने बजे उठिए, ये सब करिए, ये सब पढ़ना है। मैंने आपको खाली कह सकते हैं इस आपका स्केड्यूल मतलब कि क्रिएट कर दिया है, ठीक है, वो मैंने बना दिए है, फॉलो तो आपको करना पड़ेगा, तो वो चीज़ होती है। मैंने बनाया तो मैं प्लानिंग इंचार्ज हूँ, आप उसको फॉलो करेंगे, वो क्या हुआ, प्रोडक्शन इंचार्ज। तो ऐसे कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और लेबर क्या करती है, सामान को प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट, टू स्पेसिफाई द रूट ऑफ द प्रोडक्शन। इनका काम क्या होता है, रास्ता दिखाते हैं काम को किस तरीके से करना है, किस तरीके से करना है, करते नहीं है, बता देते हैं कि काम को किस तरीके से करना है। और ये क्या होते हैं, ये मशीन्स एंड टूल्स को ये चलाते ये हैं। मशीन्स को चलाता कौन है, प्रोडक्शन इंचार्ज। मशीन को चलाना सिखाता कौन है, प्लानिंग इंचार्ज। नेक्स्ट, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, टू प्रिपेयर टाइम एंड कॉस्ट शीट, कि एक मान लेते हैं बिस्किट्स बनता है तो एक बिस्किट पैकेट बनने में क्या कॉस्ट लगेगी और कितना टाइम लगेगा, सब डिसाइड कौन करता है। मान लेते हैं यहाँ का एक मैनेजर, उसने कहा कि भाई एक बिस्किट का पैकेट बनाने में 2 मिनट लगने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ये लगा रहा है 3 मिनट। बट अब क्या होगा कि इस पर ध्यान कौन देगा सबसे ज़्यादा, प्लानिंग इंचार्ज, कि ऐसा क्यों हो रहा है, 2 मिनट बच जाना चाहिए, 3 मिनट में क्यों बन रहा है ये। ओके, तो आपसे कहता है कि इसका काम क्या होता है, टाइम बताना कि ये काम कितनी देर में करना है। जैसे कि मान लेते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ अकाउंटेंसी का, मुझे ये 10 क्वेश्चंस कल तक करे हुए चाहिए, ये मैंने आपके लिए टाइम प्रिपेयर कर दिया, कब तक चाहिए, कल तक करा हुआ चाहिए, या मुझे आज रात तक चाहिए काम करा हुआ। बट इसमें क्या होता है, एंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस में आपकी प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस डाल दी जाती है। मशीन्स हो गए, टूल्स हो गए। अब मैंने आपसे क्या दिया कि आपको काम करना है, पेंसिल रबड़ तो आप ही यूज़ करोगे ना, वो तो आपको यूज़ करना आता है, वो तो आप करोगे, तो कि काम मतलब कि क्या कब करना है, क्या करना है, सब चीज़ आप डिसाइड करोगे। वो चीज़ तो मेरा काम था बस टाइम बता देना, कोई मुझे कब तक करा हुआ चाहिए, करना तो आपको है ना। वही चीज़ है कि प्लानिंग इंचार्ज बस काम बता देता है कि ये इस काम को करना कितनी देर में है। और दूसरा, ये क्या करता है, फिर उस काम को ये करता है, लेबर करती है काम। ये डिसिप्लिन ब्रांच, इसका काम क्या होता है, कंपनी के अंदर सब क्या रहे, डिसिप्लिन काम रहे, बिल्कुल काम बिल्कुल क्या हो, डिसिप्लिन के साथ हो। इसका काम क्या है, टू चेक द क्वालिटी ऑफ वर्क, कि क्या करते हैं, काम की क्वालिटी चेक करना, कि हमारा जो काम, हम जो काम कर रहे हैं, आप जो काम अपना होमवर्क करके मुझे सबमिट कर रहे हैं, तो आप होमवर्क कैसा कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपको भी एनालाइज करना होता है वो चीज़, ठीक है। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है, ये तो हमारा था फॉरमैन। तो फॉरमैन का मतलब हमने ये समझ लिया कि ऐसा इंसान जो क्या होता है, लोएस्ट रैंकिंग पे होता है, और हम क्या करते हैं उसके लिए बहुत सारे क्या करते हैं, मतलब कि फंक्शनल फॉरमैनशिप करते हैं, काम को बांट देते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं। अब इससे काम करना ईजी हो रहा है। अब वो था बिस्किट अच्छा बना रहा था, मैंने कहा भाई आप तुम ना बिस्किट ही बनाओ बस, खाली तो रस्क मत बनाओ, कोई नहीं, हम रस्क बनाने के लिए कोई दूसरा एम्प्लॉय मतलब दूसरी लेबर हायर कर लेंगे। हमने कहा तुम खाली क्या क्या बनाओ, बस तुम एक रस्क ही बनाओ। इससे क्या होगा, वो सही से बनाएगा, और उसके एक माइंड भी एक जगह लगेगा उसका, फिर वो सही से काम कर सकता है, परफेक्शन आ जाएगी उसको बनाने में। अभी जितनी परफेक्शन है, अगर 1-2 महीने और बनाएगा तो उसके अंदर और ज़्यादा क्या आ जाएगी, परफेक्शन आ जाएगी। फिर आपसे नेक्स्ट कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क कहता है, स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी फेज ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। These standards should act as a benchmark against which performance can be measured। यहाँ पर आपसे कहता है कि स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, काम को क्या कर दो, बांट दो, और काम को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड कर दो। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी फेज ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, कि काम को किस तरीके से करना है, पहले ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। कि काम को कर दो आप सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, प्रोसेस कर लो, प्रोसेस किस तरीके से करना है, ओके।
और सिंप्लीफाई तो आपको पता ही है काम क्या करना, काम को बड़े आसान तरीके से जो हमने प्रोसेस सोचे है ना, ये प्रोसेस 4 प्रोसेस, अब आपको इन प्रोसेस को किस तरीके से करना है वो क्या करना, आपको इधर अब सोचना पड़ेगा। समझते ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, कहता है टू रिड्यूस अ गिवन लाइन और प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप साइज एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब क्या हो रहा है कि अगर आप काम को बांट दोगे, काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, काम को किस तरीके से करना हो सब चीज़ निकाल लोगे आप, इससे क्या कम हो जाएगा, लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप साइजेस। अब क्या होगा कि मान लेते आपने काम को बांट दिया, काम को क्या कर दिया आपने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इससे होगा क्या कि जब आप काम को डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, तो अब वो जो मैनेजर है ना, इसको एक ही चीज़ संभालनी है सारा दिन, बस एक चीज़ संभालनी है, वो इसमें परफेक्शन आ जाएगी, उसका शायद माइंड किसी और चीज़ में भी यूज़ हो जाएगा, वो नया काम करना स्टार्ट कर देगा। इससे क्या होता है, टू रिड्यूस अ गिवन लाइन और प्रोडक्ट टू फिक्स शेप साइज एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको एक ही काम सारा दिन करना है वो सब। टू स्टैब्लिश इंटरचेंज एबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर पार्ट्स और प्रोडक्ट्स, आप आपको करना है सामान को मैन्युफैक्चर्ड करना है, सामान को किस तरीके से बनाना है, अपने सेकंड वाले में सोचोगे कि सेकंड वाले में कैसे बनाना है सामान को। थर्ड, टू स्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर एक्सीलेंस एंड क्वालिटी इन मटेरियल, कि आपको करना है कि सामान ऐसा बनाना है जिसकी क्वालिटी क्या हो, बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी हो, जिसकी क्वालिटी क्या हो, बिल्कुल बेस्ट हो। फोर्थ आपसे कहता है टू स्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन्स, कहता है कि आपको स्टैब्लिश करना है, क्या परफॉर्मेंस मेजर करनी है किसकी, मैन एंड मशीन्स की, कि इंसान कितना जल्दी काम कर रहा है, मशीन किस तरीके से काम करे। कभी कभार क्या होता है, इंसान बड़े लेजी होकर काम करता है, मशीन तो बहुत अच्छी है बट इंसान बड़े लेजी होकर काम करता है, तो वो चीज़ देखी जाती है कि सामान लेट क्यों बन रहा है, इंसान मतलब कि जो लेबर है वो धीरे काम कर रही है या मशीन ही सच में धीरे काम कर रही है, वो चीज़ क्या की जाती है, यहाँ पर मेजर करी जाती है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अब आता है, अभी तक तो हमने समझ लिया स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या होता है, काम को कर देना स्टैंडर्ड बना देना, कि काम को किस तरीके से करना है, सेटअप कर देना पूरा। अब आता है कि जैसे नीचे दे रखा, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड टाइम कैन बी फिक्स टू प्रोड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ आउटपुट इफ द वर्कर टेक मोर टाइम देन द स्टैंडर्ड टाइम द करेक्ट मेजर टू बी टेकन, चेक इट। तो इसमें हमने ये देखा कि आपका स्टैंडर्डाइजेशन में काम को, जैसे हमने कहा ये प्रोसेस कर दिए करना, उसका दिए करना, उसका दिए करना, मैंने कहा सबको काम को टोटल करने में लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट। कितने टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगेंगे। अब इससे हुआ क्या कि ना, अब मैंने वर्कर को काम दिया, वर्कर ने इस काम को करने में लगाया 25 मिनट। अब मैं चेक करूँगा कि ये काम 25 मिनट में क्यों हुआ है। जब हमने एक अपना स्टैंडर्ड, हमने अपने चीज़ों को बांट दिया था सही से, मतलब क्लैरिफाई कर दिया था, तो ये काम 25 मिनट में क्यों हुआ है। तो क्या करेंगे, जो भी चीज़ उन्होंने गलत करी होगी, वर्कर ने टाइम ज़्यादा क्यों लिया, रीज़न पता होना चाहिए, कि एक कह सकते हैं हेल्थ इशू थे या मतलब समझ नहीं आ रहा था काम कैसे करना है, तो वो बात अलग है। अगर लेज़ी होकर काम करें तो वो फिर तो कुछ चीज़ तो गलत है। तो स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या होता है कि आपको कर देना, काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, और काम के डिस्ट्रीब्यूट करने के साथ साथ आपको टाइम बता देना कि ये मुझे काम कब तक करा हुआ चाहिए, उसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। कि काम को मैं क्या करूँगा, आपको क्लैरिफाइड कर दूंगा, टाइम बता दूंगा, मुझे काम मुझे इस समय तक करा हुआ चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है आपका सिंप्लीफिकेशन। इट रेफर्स टू एलिमिनेटिंग अननेसेसरी वेराइटीज, साइजेस, ग्रेड्स ऑफ द प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। आपसे कहता है यहाँ पर क्या है कि ना, चीज़ों का क्या कर जाता है कि काम को ना मतलब सिंप्लीफाई कर जाता है और एलिमिनेटिंग कर दिया जाता है। एलिमिनेटिंग मतलब क्या होता है, अब मान लेते हैं कि मैं कोई सामान बनाता हूँ जिसमें मैं ये 1 2 3 4 5 चीज़ें लगाते हैं, बट मुझे मुझे काम को देखने, काम को सिंप्लीफाई, काम को ईजी तरीके से करना है। तो मैंने ये देखा कि अब मुझे इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, अगर ये नहीं भी रखूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी मेरा सामान क्या हो जाएगा, बिक जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें इसकी कॉस्ट हटा दूंगा, इसकी कॉस्ट हटाने से मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। तो आपसे कहता है कि इसका एम ये होता है कि नेसेसरी डाइवर्सिफाइड, आपकी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट साइजेस टाइप्स, इट इम्प्लाइज रिड्यूस इन्वेंट्री फेलियर, यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड द इंक्रीजिंग टर्नओवर, इट रिजल्ट इन सेविंग ऑफ कॉस्ट, लेबर, मशीन्स, टूल्स। इससे क्या होता है, मेरी लेबर की, मशीन की कॉस्ट भी क्या होती है आपकी, मतलब कि बच जाती है। क्यों, क्योंकि आपको पता चल गया कि मुझे इसमें इस कंपनी में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे को क्या करना है, इस चीज़ को बनाना रोक देना चाहिए। जैसे मान लेते हैं हिंदी यूनिलीवर लिमिटेड HUL
रिड्यूस इट वैराइटीज ऑफ सोप एंड इट जनरेटेड एफिशिएंट इफेक्टिव रिजल्ट ऑफ द कंपनी। अब एक HUL है, क्या करता है वो ना, सोप्स को मैन्युफैक्चर करता है, और जब बाद में पता चला कि वो बहुत ज़्यादा सोप्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसने क्या कर दिया, सोप्स की वैराइटीज थी ना, उसको थोड़ा सा क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। अब इससे क्या होगा, इसकी कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि पहले मुझे एक मतलब कि अगर मान लेते हैं ये साबुन के 4 वेरिएंट्स आते हैं अलग अलग, कंपनी को इन चारों के लिए अलग अलग मशीन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें अलग चीज़ डलेगी, इसमें अलग चीज़ डलेगी, इसमें अलग डलेगा। तो कंपनी ने देखा कि ये तो ज़्यादा बिक ही नहीं रहा मेरा ये वाला, तो मान लेते ग्रीन कलर की सोप है वो तो ज़्यादा बिक ही नहीं थी, ये 3 बिक रही है, तो कंपनी कर देगी इसको यहाँ से हटा देगी। इससे क्या होगा, कंपनी की क्या बच जाएगी, कॉस्ट बच जाएगी। इससे क्या हो जाएगी, कंपनी की कॉस्ट बच जाएगी। चलिए नेक्स्ट आ जाता आपका, जिसमें क्या था आपसे, मेथड स्टडी। क्या कहता है आपसे, मेथड स्टडी। मेथड स्टडी एंड कंसर्न विद फाइंडिंग वन बेस्ट वे विद द डूइंग अ जॉब। मेथड स्टडी मतलब क्या होता है, एक ऐसा तरीका ढूंढना जिससे मैं अपनी जॉब को सही तरीके से कर सकूँ, परफॉर्म कर सकूँ, क्या कर सकूँ, सही तरीके से अपनी जॉब को परफॉर्म कर सकूँ। तो आपसे कहता है मेथड स्टडी का मतलब होता है, मेथड स्टडी एंड कंसर्न विद द फाइंडिंग, आपको एक ऐसा तरीका, एक ऐसा रास्ता ढूंढना है जिससे आप क्या कर सको, काम को जल्दी से जल्दी कर सको। मेथड मतलब होता है कि उस काम को करने के तरीके, ठीक है। इट हेल्प्स, इससे क्या करते हैं आप, मिनिमाइज कर देते हो कॉज ऑफ द प्रोडक्शन, मैक्सिमाइज द क्वालिटी। इससे जो आप जो चीज़ें टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, जिस चीज़ में आप क्या करते हो, उस चीज़ को रिड्यूस कर देते हो। जैसे मान लेते हैं आपने करा कि आपने अपना स्केड्यूल बना लिया कि मुझे पहले ना अकाउंटेंसी, जैसे आपको होता है अकाउंटेंसी और मैथ्स में थोड़ा आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, तो आपने अकाउंटेंसी के लिए 2 घंटे निकाल लिए डेली के, या 1 घंटा निकाल लिया डेली का, कि मुझे सेल्फ स्टडी बना तो करनी ही है। फिर आप क्या करोगे, अपना काम ना आप क्या कर रहे हो, मेथड के साथ कर रहे हो, कि पहले आपको अकाउंटेंसी करनी है, फिर आप ये सोचोगे कि पहले अकाउंटेंसी करो। मान लेते आपको अकाउंटेंसी बहुत अच्छी लगती है, तो आप क्या करोगे, अकाउंटेंसी सबसे पहले नहीं, सबसे लास्ट में करोगे। हर बच्चे का अलग अलग होता है, सबसे लास्ट में करने का ये कुछ बच्चों को ये बेनिफिट मिल जाता है कि उस चीज़ में बोर नहीं होते। और अगर आपने पहले एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कर लिया, तो बाद में सब्जेक्ट अगर आपको सारे बोरिंग लगते हैं, फिर तो आप उस चीज़ में बोर हो जाओगे। ओके, तो इसमें आपसे कहता है कि इसलिए ये आपका हेल्प करता है, क्या करना, मिनिमाइज द प्रोडक्शन, चीज़ों को क्या करता है ये, मतलब कि जो चीज़ कम से कम हो सकती है, क्या करता है उसको रिड्यूस ही मेथड स्टडी के अंदर कर देता है। मेथड स्टडी मतलब कि मुझे बनाने, किसी सामान को बनाने में जो चार्जेस लगते हैं, मैं अगर इसी सामान को बनाने में कोई मेथड का इस्तेमाल करूँ, इससे मेरी उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो मैं क्या करूँगा, उसको उसी मेथड से कंप्लीट करूँगा। Right from the procurement of raw material till the final product is delivered is to the customer, every activity is a part of the method study। आपसे कहता है यहाँ पर कि राइट होता है हर, मतलब क्या पूरा पूरा राइट आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को प्रोक्योर मतलब कि संभाल कर रख सकते हो रॉ मटेरियल को, टिल द फाइनल प्रोडक्ट इज डिलीवर टू द कंज्यूमर, एवरी एक्टिविटी इज द पार्ट ऑफ द मेथड स्टडी। यहाँ तक कि जैसे कि आपको पता है, सामान आप मान लेना बिस्किट बनाने का आपकी फैक्ट्री है, आप पहले मैदा खरीद के लाए, फिर आपने शुगर जो भी चीज़ उसमें अगर आप जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं आप डालते हो, तो उसको करोगे आप इकट्ठा करोगे, और आप इसको कलेक्ट करते रहोगे। कब तक कलेक्ट करते रहोगे, जब तक वो पूरा बन नहीं जाता। आपने मैदा खरीद के लाए, चीनी खरीद के लाए, जो भी आपने चीज़ और चीज़ें परचेस करी, फ्लेवर्ड जो मिल्क जो भी आपने परचेस करा इसको बनाने के लिए, आप वो सब चीज़ें इकट्ठी करते रहोगे और इसको अपने पास रखोगे। कब तक, जब तक वो क्या ना बन जाए, फाइनल इट मीन जब तक उसका बिस्किट ना बन जाए, तब तक आप मैदा को अपने पास ऐसी कैसी रखोगे, क्योंकि आप मैदा लाए किस लिए हो, बिस्किट्स बनाने के लिए। जैसे एग्जाम्पल कहता है, फॉर डिजाइनिंग अ कार, अगर आपको कार को डिज़ाइन करना है, द असेंबली लाइन प्रोडक्शन वुड बी डिसाइडिंग द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशंस। जब ये क्या होता है, जब कार्स का डिज़ाइन, कार बनने से आपको होता है, जब कार बनती है उससे पहले क्या होता है, उसका कार का ना स्ट्रक्चर डिसाइड होता है, कार बनेगी कैसे। तो अब इसमें होता क्या है कि जब कार का स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है ना, जब पूरा स्ट्रक्चर डिज़ाइन हो जाता है, उसके बाद हम कंपनी ये सोचती है कि हमारे को स्टार्ट कहाँ से करना है, सबसे पहले आगे का पार्ट्स बनाने हैं, पीछे के पार्ट्स बनाने हैं, अंदर के पार्ट्स बनाने हैं या बाहर के पार्ट्स बनाने हैं, सबसे पहले कंपनी ये सोचती है। ओके, सबसे पहले कंपनी ये सोचती है मुझे सामान बनाना, तो बनाना कहाँ का है, बाहर का अंदर का सबसे पहले। तो अगर कार को डिज़ाइन करना है तो काम को असेंबल करना पड़ेगा, कि पहले ये करना है, पहले मुझे बाहर का ये चीज़ लगानी है लाइट्स, फिर अंदर में आपको सीट्स लगानी है, फिर उसके सीट बेल्ट्स लगानी है, सब चीज़ें कर लोगे आप, सीक्वेंस में लिख लोगे, फिर आप काम को करोगे सही तरीके से, प्रॉपर मैनर में आप कर पाओगे। कहता वुड रिक्वायर डिसाइडिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस प्लेस फॉर मैन मशीन्स एंड रॉ मटेरियल। इसे कर सकते हो आप सही तरीके से, आप जैसे कि इंसानों को का मैन
रॉ मटेरियल मशीन्स को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे, तो पहले आपको किसकी ज़रूरत है वो क्या करोगे, सबसे पहले उसको फुलफिल करोगे। मान लेते हैं कार का ऑर्डर है आपके पास, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, कार को बनाने के लिए फंड चाहिए। अब मैं लेबर क्यों हायर करूँगा, मेरे पास फंड ही नहीं है, तो सबसे पहले मुझे किस पे काम करना है, फंड पे। पहले मुझे फंड इकट्ठा करना है। जैसे ही मेरे पास फंड इकट्ठा हुआ तब मैं कर सकता हूँ लेबर को बुला सकता हूँ। तो वही लिखा हुआ आपका कि मेथड स्टडी में क्या होता है कि पहले काम की क्या मतलब देखे जाते हैं, आपके मेथड्स देखे जाते हैं। तो आपका इसमें आगे मेथड स्टडी के अंदर के काम को किस तरीके से करना है, सैम्पल किस तरीके से करना है, क्या करना है, सब चीज़ों को आपको पार्ट देना होता है। फिर आपका आ जाता है मोशन स्टडी। अब मोशन स्टडी मतलब क्या होता है, मोशन स्टडी रेफर्स टू द स्टडी मूवमेंट लाइक द लिफ्टिंग, पुटिंग, ऑब्जेक्टिंग, सिटिंग एंड द चेंजिंग पोजिशन विच आर द अंडरटेकन while doing a typical job. One close examination of the body motion, it is possible to find out the productive incident and the unproductive movements. The objective of motion is to aim to eliminate unnecessary and wasteful movements so that it takes less time to complete the job efficiency. It helps to increase the productivity. अब इसमें कहता है मोशन स्टडी। अब इसमें क्या देखा जा रहा है, देखिए इसको हम अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं। इधर ना 1 2 3 मशीन्स हैं और 3 इधर वर्कर्स काम कर रहे हैं। और क्या है यहाँ पर ना टूल्स, पता ना औजार रखे होते हैं मशीन में काम, मतलब टाइम टाइम ना क्या चाहिए होता है, औजार चाहिए होते हैं। ठीक है, क्या चाहिए होते हैं, औजार चाहिए होते हैं। तब उसमें क्या हुआ कि ना यहाँ तो कंपनी ने औजार रख रखा है, यहाँ भी कंपनी ने रख रखा है, बट कंपनी के पास ना खाली 2 जगह रखने का औजार था, बट यहाँ पर कंपनी ने कोई भी टूल्स नहीं रख रखे। अब देखा क्या जा रहा है, कंपनी ऑब्जर्व कर रही है कि ना बार बार ना उठ के यहाँ जा रहा है और यहाँ से औजार लेके इधर आ रहा है, फिर औजार का काम हो रहा है, फिर वापस दे के आ रहा है। ये जो एक्स्ट्रा चल रहा है इसमें क्या कंपनी का नुकसान हो रहा है, यस। इतनी देर में तो कंपनी का सामान बन जाता कुछ। तो कहता है अगर एक वर्कर है मोर फ्रिक्वेंटली फॉर टेकिंग द टूल्स, वो क्या कर रहा है, बार बार मूव कर रहा है टूल्स को लाने के लिए, इससे देन अननेसेसरी मूवमेंट, ये क्या, ये जो मूवमेंट है क्या नेसेसरी, क्या इसकी ज़रूरत है, बिल्कुल लॉजिकली ज़रूरत है नहीं, इसकी तुम्हारी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आपसे कहता है हम क्या कर देंगे, ऐसी मूवमेंट को हमारे को करना होता है, इट विल नॉट ओनली इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, ये इसको बंद करने से हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, हमारे काम के अंदर एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। अब मैंने क्या करा, कंपनी के मालिक ने क्या करा कि क्या भाई इसको औजार वापस दे, इसको औजार वापस दे, इसके पास जो औजार है इसके पास भी नहीं है, पता तेरे पास क्या क्या नहीं, मैं तो ला के दूँ। अब जब बताएगा सर मेरे पास ये नहीं है, क्या करेगी कंपनी, इसको ला कर दे देगी। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, जब अगर जैसे मान लेते अगर इसने इसका औजार ले लिया, फिर ये नहीं काम कर पाता था अपना, क्योंकि अब तो औजार इसके पास पड़े हुए हैं, फिर ये इसको देता था, फिर इसके लिए खड़ा रहता था, भाई औजार दे दो, कहता 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट रुक जा। इससे क्या होता था, दोनों काम थोड़ा सही से नहीं होता है, दोनों काम नहीं हो रहा था, इट मीन्स कंपनी का नुकसान हो रहा था। तो कंपनी ने इसके लिए नए औजार ला के दिए। कंपनी ने कहा तुम अपने पास औजार रखो, तुम अपने पास रखो, तुम अपने पास खो मत देना, अपने पास ही रखो औजार को। तो आपसे कहता है कि मोशन स्टडी का मतलब होता है कि स्टडी का मोशन, मतलब कि कह सकते हैं मोशन देखना, या आप एक चीज़ और मान सकते हैं, क्या पता जो बिल्डिंग है, मतलब जो कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर भी हो रही है, यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, और यहाँ तो मालिक बैठता है। यहाँ पर जो फैक्ट्री बनी है ना, सेकंड फ्लोर बनी है और फर्स्ट फ्लोर पर फैक्ट्री बनी हुई है, सेकंड फ्लोर बनी है और फर्स्ट फ्लोर दोनों जगह फैक्ट्री बनी हुई है, मतलब दो, मतलब कि ऊपर नीचे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर दोनों जगह क्या हो रखा है, फैक्ट्री आपने सेटअप कर रखा है। कंपनी के पास खाली याद रखना 2 औजार हैं बस। अब ऐसा मान लेते हैं कि वो ऊपर वाली कंपनी में ना, कंपनी ने देखा कि कंपनी ने क्या कर दी कि दो औजार थे ना, इधर 2 वर्कर काम करते थे और नीचे वाली फैक्ट्री में 2 वर्कर काम करते थे, 2 वर्कर काम ऊपर करते थे, 2 वर्कर काम नीचे वाली फैक्ट्री में करते थे, जो आपकी ये वाली है। ठीक है, अब कंपनी ने करा कि जो काम था ना, जो काम था कि उन्होंने कहा ऐसे करो, दोनों औजार तुम अपने पास रख लो। और फिर अब कंपनी सीसीटीवी कैमरे में ये चेक कर रही कि ये क्या कर रहा है, बार बार ऊपर जा रहा है औजार लेके आ रहा है, नीचे जा रहा है, बार बार ऊपर जा रहा है औजार लेके आ रहा है, नीचे लेके आ रहा है, फिर दोबारा आ रहा है उसको पकड़ाने के लिए, फिर नीचे देके जा रहा है। सब चीज़ मूवमेंट चलती रह रही है। ये मूवमेंट ऐसी है जो कि अननेसेसरी है, जिसकी हमारे को ज़रूरत हमारे को नहीं है। इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंपनी कहेगी औजार वापस करो इनके दोनों के, दोनों का अपना अपना औजार है, तुम दोनों के हम क्या करेंगे, नए औजार ला के देते हैं।
ये जो तुम एक्स्ट्रा मूव कर रहे हो ना, ये एक्स्ट्रा मूव में होता क्या है, अब आप जाओगे कुछ बातें भी करने लग जाओगे, टाइम तो वेस्ट हो रहा है ना, तो उसको कहते हैं मोशन स्टडी। कि आप एक अननेसेसरी कर रहे हो, मूव कर रहे हो, उसको हम कहते हैं मोशन स्टडी। आई होप सो आपको कितना समझ आ रहा होगा कि मोशन स्टडी क्या होती है आपकी। नेक्स्ट आपका आ जाता है टाइम स्टडी। क्या आ जाता है आपका टाइम स्टडी। इट इज़ अ टेक्निक टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम इज टेकर टाइम टेकर बाय द वर्कर ऑफ द रिजनेबल स्किल एंड द एफिशिएंसी। अब क्या करती है कंपनी ना, एक इंसान को ना टाइम भी मैनेज दे देती है कि भाई तुम आपको इस समय तक काम करना है। सबसे पहले उसको हम एग्जाम्पल देखते हैं, आपको थोड़ा क्लैरिफिकेशन अच्छे मिल जाती है एग्जाम्पल के बाद। कहता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन देखा गया, इट इज़ डिटरमाइंड दैट अ वर्कर टेक स्टैंडर्ड टाइम 30 मिनट्स फॉर वन बॉक्स। अब कंपनी देख रही है कि मेरे पास जो वर्कर है ना, वो एक बॉक्स बनाने में 30 मिनट लेता है। इट मीन्स वर्कर कैन मेक 2 बॉक्सेज इन 1 आवर। तो कह सकते हैं अगर 30 मिनट में एक बॉक्स बनाता है तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 2 बॉक्स बनाएगा। आधे घंटे में एक बना रहा है तो 1 घंटे में कितने बनाएगा, 2 बना लेगा वो। आधे घंटे में एक तो 2 घंटे में 1 घंटे में 2 बना लेगा। एंड 14 बॉक्सेस, और अगर 14 बॉक्सेस अगर कंपनी को चाहिए तो आप कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर क्या आएगा, 7 घंटे आएंगे, 7 आवर्स आएंगे। Subtracting 1 hour from rest and lunch time shift for 8 hours. Now it is a standard task of the worker has to do and wages can be decided accordingly. अभी देखा जा रहा है कि 7 घंटे तो उसमें लग रहे हैं, 1 घंटा में क्या करते हो, थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा उस बीच में खाना पीना खा लेते हैं, तो 1 घंटा वहाँ पर भी लग रहा है। टोटल इसमें वर्कर्स के 8 घंटे क्या कर रहे हैं हमारे, वो हमारे को यूज़फुल दे के जाते हैं, बट उसके अंदर उनका 1 घंटा उनका भी तो है ना, और होना भी ज़रूरी है, वर्कर को भी तो रिलैक्स थोड़ा होना जरूरी है। तो आपसे कहता है कंपनी करेगी थोड़ा सा ना, जिसको बनाने में 30 मिनट लगते हैं ना, आप कंपनी की कोशिश करो उसको बनाने में 25 मिनट लगाओ तुम। अब इससे क्या होगा, धीरे धीरे करके टाइम कम लगेगा, इससे क्या होगा, धीरे धीरे करके टाइम आपका कम लगेगा। तो उसको हम कहते हैं टाइम स्टडी। इट इज़ अ टेक्निक, ये ऐसी टेक्निक है जो क्या करती है, डिटरमाइन द सेवरल टाइम टेकन बाय अ वर्कर ऑफ रीजनेबल स्किल एंड एफिशिएंसी टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। इससे क्या होता है कि इस काम बिल्कुल सही तरीके से हो रहा था, वेल डिफाइंड जॉब, मतलब कि अच्छी खासी क्या होगी आपको जॉब टाइम स्टडी के अंदर मिल जाएगी अगर आप क्या करोगे, टाइम मतलब कि काम को बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म करोगे। तो फिर नेक्स्ट आपसे कहता है टाइम मेजरिंग डिवाइसेज आर यूज्ड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ टास्क। द स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड फॉर द होल ऑफ द टास्क बाय द सेवरल रीडिंग। आपसे कहता है यहाँ पर क्या होता है कि ना, आप द स्टैंडर्ड टाइम को फिक्स्ड कर देते हो कि आपको ये काम इतने समय तक करना है, होल ऑफ द टास्क, जो सारा काम जो था ना आपका, बाय टेकिंग द सेवरल रीडिंग। आप क्या करते हो, काम को बड़े जल्दी तरीके से करते हो, परफॉर्म करते हो कि हमारा गोल जल्दी अचीव हो। और जो कंपनी ने हमारे को बोला है कि सामान इतनी देर में बनेगा, हमारे को सामान, उन्होंने बोला है कि 25 मिनट में हमारे को सामान बनाना है, 23-24 मिनट के अंदर। आप कहोगे 1 मिनट ही तो क्या हो गया, कंपनी के अंदर एक ही सामान बनाने के अंदर 1-1 मिनट भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपसे कहता है कि द ऑब्जेक्टिव, कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये है कि टाइम स्टडी के अंदर क्या क्या डिटरमाइन करना, नंबर ऑफ वर्कर टू एम्प्लॉयड, कितने लोग एम्प्लॉयड और कितने लोग अनएम्प्लॉयड, क्या कितने लोग अनएम्प्लॉयड, क्या करना है उसको कंपनी क्या करती है, फाइंड आउट करती है। ओके, तो आज के लिए हमारा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हमारा फैटिग स्टडी, डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम, फिर हम स्टार्ट कर देंगे फियोलॉजी के प्रिंसिपल। तो आपका आज का होमवर्क यही है, आपको जो आज पढ़ा है आप उसको अच्छे से रिवाइज करना, लिख लिख के ट्राई करना। आपको नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।